नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज जो मैं विषय लाया हूं उसमें हम MCQs के ज़रिए कुछ अभिलेखों को पढ़ेंगे, मंदिरों के बारे में जानेंगे और पाषाण काल के बारे में कुछ प्रश्न जानेंगे और इन अभिलेखों और मंदिरों के माध्यम से ही हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जिसमें मैं कुछ 15 क्वेश्चन कराऊँगा। और पहला क्वेश्चन है स्टोन एज से रिलेटेड। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पहली बार किस संस्कृति की एक कलाकृति को खोजा था? नव पाषाणकालीन, उच्च पुरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन या निम्न पुरा पाषाणकालीन? तो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, ये एक भूवैज्ञानिक थे। 1834 में इनका जन्म हुआ है और ये एक भूवैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं। और 1851 में ये GSI के निदेशक बनते हैं और 1887 में ये GSI के निदेशक बनते हैं, जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत का, उसके निदेशक बनते हैं 1887 में। 1863 में, इससे पहले कुलनिदेशक बनने से पहले 1863 में इन्होंने एक उपकरण खोजा था जो कि है हैंड एक्स, यानी कि हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, हैंड एक्स। ये इन्होंने खोजा था मद्रास के पास एक जगह है पल्लवरम, वहाँ से इन्होंने खोजा था और इसको निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति का एक उपकरण माना गया है। और इनको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। और इन्होंने विलियम किंग जूनियर के साथ मिलकर बहुत सारे और भी उपकरण खोजे हैं, और जगह पे खोजे हैं, पल्लावरम के अलावा अत्तिरापक्कम में भी खोजे हैं इन्होंने। एंड ही वॉज द मैन हु पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड में जो प्री हिस्ट्री का मैप है उसमें इन्होंने किसी तरह से इंडिया की पहचान बनाई है। तो ही हैज़ पब्लिश्ड हिज डिस्कवरीज इन ग्रेट डिटेल। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1866 में और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका जिक्र किया है। और ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा 1866 में, इससे कुछ 1-1.5 साल पहले ही, यानी कि 1864 में, 63-64 में, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनको ASI का निदेशक बनाया जाता है, जिसके ऊपर हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बदामी के गुफा मंदिरों से किस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पहले आपको मैं बदामी के गुफा मंदिर दिखा देता हूँ। ये बदामी का गुफा मंदिर है और यहाँ पे इस तरह से पूरी की पूरी पहाड़ को काट के गुफाएं बनाई गई हैं, अंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे 4 मंजिल पे इनका निर्माण होता है, नीचे से लेके ऊपर तक 4 मंजिल हैं। और पहली जो मंजिल है ये शैव मंदिर है, उसके बाद जो 2 मंजिलें हैं बाकी की, उसके ऊपर की, वो विष्णु मंदिर है। और अंतिम मंजिल यानी कि जो चौथी मंजिल है वो एक जैन मंदिर है। और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको, ये इंस्क्रिप्शन है लिखा हुआ, और ये मिलता है हमको मंगलेश का, जो कि चालुक्य राजा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी कुछ इस तरह से है, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, ये सतवाहन किंग है। और क्योंकि हमको बदामी के जो गुफा मंदिर हैं, जो बदामी जो राज्य है वो चालुक्य की राजधानी थी, वतापी के चालुक्य जिनको बोलते हैं। और मंगलेश जो है उनका एक राजा है, और ये पुलकेशिन द्वितीय, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पुलकेशिन द्वितीय का चाचा है। पुलकेशिन द्वितीय जो है इसको युद्ध में हरा देता है और फिर वो गद्दी पे बैठता है आगे चल के। और फिर पुलकेशिन द्वितीय का हम देखते हैं बहुत युद्ध होता है, हर्षवर्धन से होता है, पल्लवों से भी होता है। तो इस तरह से ये जो बदामी के मंदिर हैं ये सारे के सारे जुड़े हैं चालुक्य वंश से। और यहाँ पे चालुक्य वंश का केवल एक ही राजा है जिसका नाम दिया हुआ है मंगलेश। अच्छा, एक और दिया है विक्रमादित्य द्वितीय, लेकिन इसका हम जिक्र करेंगे आगे चल के जब हम पट्टदकल के मंदिर देखते हैं। तो ये जो विक्रमादित्य द्वितीय है ये बहुत बाद में आएगा, और जब ये पल्लवों को दोबारा हरा के अपनी प्रतिष्ठा को वापस पुनर्निर्मित करेगा चालुक्य वंश की, तब हम विक्रमादित्य का नाम सुनते हैं। ये जो मंगलेश है, ये मंगलेश एक वैष्णव है मंगलेश। लेकिन हमको एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है महाकूट अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है हमको कि जो मंगलेश है इसने शिव मंदिर को भी कुछ गांव दान में दिए थे। तो यहाँ से इनके जो धर्मनिरपेक्षता है या जो सहिष्णुता है उसकी एक उदाहरण हमको मिलता है। और मंगलेश ने कलचूरियों को भी हराया था, जिससे इसने राज्य का विस्तार किया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजत्व की दिव्यता पर प्रकाश डालता है? महरौली लौह स्तंभ लेख, बिलसाड स्तंभ लेख, कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख या बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख? तो ये जो दिव्यता पर प्रकाश डालता है वो है आपका बिलसाड स्तंभ अभिलेख। लेकिन जान लेते हैं बिलसाड स्तंभ अभिलेख है किसका। तो ये है कुमारगुप्त प्रथम का, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, जिसका ये अभिलेख है बिलसाड। और इसमें हमको जानने को मिलता है कि राजत्व की दिव्यता यानी कि डिविनिटी ऑफ किंगशिप, कुमारगुप्त प्रथम।
इसके अलावा जो कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख है ये भी कुमारगुप्त प्रथम का ही है, और इनकी लैंग्वेज जो है वो है संस्कृत। कई बार लैंग्वेज पूछ ली जाती है एग्जाम में, अभिलेखों की लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज है संस्कृत। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि जो इसकी लिपि है, जो इसकी स्क्रिप्ट है वो है शंख लिपि। कई आपको अभिलेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी मिलेगी, जैसे अशोक के मैक्सिमम जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो लिपि मिलती है वो मिलती है शंख लिपि। और ये जो कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख है इसकी शुरुआत होती है, शुरू में इसमें वर्ड आया है नमो महादेवाय, नमो महादेवाय, क्योंकि जो कुमारगुप्त हैं वो शिव भक्त हैं और इसीलिए इनका जो पुत्र था जिसका नाम स्कंदगुप्त इन्होंने रखा, वो इन्होंने रखा महादेव के पुत्र कार्तिकेय के ऊपर। तो जो कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख और जो बिलसाड़ अभिलेख है दोनों कुमारगुप्त प्रथम के हैं। अब हम जान लेते हैं जो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, ये मेहरौली का स्तंभ लेख जिसकी पहचान की गई है चंद्रगुप्त, क्योंकि इसमें एक शब्द हमको मिलता है चंद्र, तो इसकी पहचान की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी कि विक्रमादित्य थे। और ये है मेहरौली का स्तंभ लेख, ये भी संस्कृत भाषा में है लेकिन इसकी लिपि ब्राह्मी है, ये हमको ध्यान रखना है, ये ब्राह्मी लिपि का है। और ये जो बिलसाड़ अभिलेख है इसकी लिपि शंख लिपि है। तो ये दोनों की लिपियाँ अलग अलग हैं, पूछी जाती हैं। और बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख का हम उल्लेख पाते हैं जब जो ग्रीक शासक है एंटियाक्लिडास, उसका एक एम्बेसडर है जिसका नाम है हेलियोडोरस, वो भारत में आता है, विजिट करता है। और उस समय भारत में जो राजा है उसका नाम है भागभट्ट। तो भागभट्ट के समय में जब वो विजिट करता है तो यहाँ पे एक पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाता है जिसको हम बोलते हैं गरुड़ स्तंभ लेख बोलते हैं, और वहाँ पे वो वैष्णव धर्म को अपना लेता है और खुद को परम भागवत घोषित करता है। तो ये बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, कई बार आपसे इनकी लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्तंभ लेख कहाँ पे है। तो ये जो हमारा बिलसाड़ का जो स्तंभ लेख है ये हमारा है यूपी में। यूपी में एक ज़िला है गोंडा, यूपी में एक ज़िला है एटा, एटा ज़िले में है आपका बिलसाड़ स्तंभ लेख। और जबकि कर्मदंड स्तंभ लेख प्रस्तर अभिलेख जो है ये गोंडा जिले में है यूपी के। चौथा प्रश्न है इन पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाएं। व्हीलर, जेम्स बर्गिस, जॉन मार्शल, कनिंघम। तो सबसे पहले हमको इनका कालक्रम पता होना चाहिए, तो मैंने अगली वाली साइड में डाल दिए सबके कालक्रम हालांकि, लेकिन जो हम देखें तो जब एएसआई का सबसे पहला जो निदेशक है वो कनिंघम साहब हैं और इनको नियुक्त किया गया था 1861 में, 1861 में किया गया था। लेकिन आप देखिए इनका जो पहला टर्म है वो 1861 से 65 है, फिर 71 से 85 है, यानी कि जो बीच में गैप भी आया है। तो गैप क्यों आया मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ पहले। तो कनिंघम थे कौन? कनिंघम एक ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे, ही वॉज एन इंजीनियर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। और ये आर्मी से जब सेवानिवृत्त होते हैं 1861 में तो इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बना दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्राचीन नगरों की पहचान करने में इनको बहुत सफलता हासिल होती है और इनका नाम जुड़ा हुआ है तक्षशिला, कौशाम्बी और इसके अलावा श्रावस्ती और अहिछत्र, इन सब की इन्होंने ठीक ठीक पहचान करी है। प्राचीन जो भारतीय नगर थे उनकी 1865 में इनके विभाग को ख़त्म कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये वापस इंग्लैंड लौट जाते हैं। लेकिन फिर 1870 में जब लॉर्ड मायो आते हैं तो लॉर्ड मायो जो है ये पुनः स्थापित करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और इनको वापस इंग्लैंड से बुलाया जाता है और कनिंघम को फिर भारत आकर इसका महानिदेशक बना दिया जाता है। अभी 1885 में फिर जाके रिटायर हो जाते हैं। तो 1885 तक इनका कालक्रम है और इनका 2 कालक्रम है, ये हमें याद रखना है, 2 बार बने हैं क्योंकि बीच में जो डिपार्टमेंट है उसी को ख़त्म कर दिया गया। तो पहले हो गया कनिंघम, इसके बाद आते हैं जॉन बर्गीस। अब ये जेम्स बर्गीस का जो कालक्रम है वो ठीक कनिंघम के रिटायर होने के बाद शुरू होता है 1886 में और 1886 से लेकर 1889 तक ही रहता है, 3 साल रहता है। और फिर से कुछ ऐसे कारण होते हैं कि बीच में हमको 89 से लेकर 1902 जब तक जॉन मार्शल नहीं आते, क्योंकि जॉन मार्शल का जो कालक्रम है वो है 1902। तो जब तक जॉन मार्शल वापस नहीं आते तब तक ये 89 से 2 के बीच में डिपार्टमेंट फिर से ख़त्म कर दिया जाता है। और इसका रीज़न ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें आ रही थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको आर्थिक दिक्कतें आ रही थी, फंड्स का बहुत ज़्यादा क्रंच हो गया था जिसकी वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया। और 1902 में जाके जब लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसरॉय होते हैं उस समय इस पूरे विभाग को दोबारा से बनाया जाता है जिसका जो निदेशक है वो जॉन मार्शल को चुना जाता है। अब थोड़ा सा जेम्स बर्गीस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स, रॉक टेम्पल्स के साथ जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा जुड़े हैं एलिफेंटा के साथ।
तो एलिफेंटा की जो रॉक केव्स हैं जो कि मुंबई में स्थित हैं, उसमें इन्होंने शोध किया था और इस पर इन्होंने किताब लिखी है 1871 में, रॉक टेम्पल्स ऑफ एलिफेंटा करके। इसके अलावा इन्होंने केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी किताब लिखी है, जिसका इन्होंने काम किया है जेम्स फर्ग्यूसन के साथ मिलकर। और बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। बाद में ये रिटायर होते हैं 1889 में। जब ये 1889 में रिटायर हो जाते हैं तो इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाता है। फिर जॉन मार्शल आते हैं 1902 में। तो हमारा जो कालक्रम बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, कनिंघम, उसके बाद जेम्स बर्गीस, उसके बाद जॉन मार्शल और आखिरी में व्हीलर। लेकिन जॉन मार्शल और व्हीलर के बीच में भी बहुत सारे और भी निदेशक आते हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा DBCA, यानी कि ऑप्शन बी। लेकिन इसके अलावा बीच में कौन कौन आते हैं हमको थोड़ा सा याद रखना है नाम। अलेक्जेंडर कनिंघम हमने डिस्कस कर लिया, जेम्स बर्गिस डिस्कस कर लिया, जॉन मार्शल को डिस्कस कर लिया और हमने व्हीलर को डिस्कस किया। अब ये जॉन मार्शल और व्हीलर के बीच में 4 नाम और हैं। H. हारग्रीव्स जो कि 3 साल रहते हैं। उसके बाद अब ये जो पहला निदेशक है भारतीय, वो कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किससे जुड़े हुए हैं? हमारे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हैं। और जॉन मार्शल भी हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़े हुए हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो खोज है जॉन मार्शल के निदेशन में होती है 1921 में। और उसके सर्वेयर कौन है? दयाराम साहनी है, राखलदास बनर्जी हैं। तो दयाराम साहनी 1931 में बन जाते हैं निदेशक। इसके बाद फिर जेफ ब्लैकिस्टन है और सेकंड इंडियन कौन है? के.एन. दीक्षित। के.एन. दीक्षित सेकंड इंडियन है। और व्हीलर जो है 1943 से 48 तक रहते हैं। उसके बाद N.P. चक्रवर्ती बनते हैं आज़ादी के बाद 1948 में। और उसके बाद फिर आमलानंद घोष और बाकियों का नंबर आता है। 5वां प्रश्न है, चालुक्य कालीन मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। हुच्ची मलीगुड़ी, विरूपाक्ष, लाड खान, पापनाथ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये 2 मंदिर हैं ऐसे विरूपाक्ष। एक चालुक्य कालीन है जो कि हमको मिलता है बादामी में, और दूसरा जो है हम्पी के जो विजयनगर एम्पायर है उस समय हमको एक विरूपाक्ष टेम्पल मिलता है। तो हमसे कन्फ्यूजन नहीं होना है, चालुक्य कालीन मंदिरों की बात कर रहा है, ये चालुक्य कालीन विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहा है। और ये जो मंदिर आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये वाला, ये है हुच्ची मलीगुड़ी। तो हुच्ची मलीगुड़ी मंदिर है ये। इसके अलावा लाड खान, विरूपाक्ष और पापनाथ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। ये आपको एक स्तंभ दिख रहा होगा, स्तंभ जो है इसके ऊपर एक लेख लिखा हुआ है जो कि है कीर्तिवर्मन द्वितीय का। कीर्तिवर्मन का ये लेख है। और इसमें इसने ये उल्लेख किया है कि इसके जो पिता थे उन्होंने, यानी विक्रमादित्य द्वितीय ने जब पल्लवों को हरा दिया तो उसके उपलक्ष्य में उनकी जो 2 रानियां थीं जिनका नाम था लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी, उन्होंने 2 मंदिरों का निर्माण कराया। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये लोक महादेवी ने निर्माण कराया था इसका। और जो दूसरी रानी थी त्रैलोक्य महादेवी, उन्होंने मल्लिकार्जुन का निर्माण कराया। तो ये पिलर के इस तरफ ये है विरूपाक्ष और इस तरफ है ये मल्लिकार्जुन है। तो ये 2 मंदिरों का निर्माण होता है। और सबसे पहला जो मंदिर है इस पूरे ग्रुप में वो है लाड खान का मंदिर। लाड खान, आपको नाम समझ में आ रहा हो, कोई मुस्लिम नाम है और ये ऐहोल में है। ये जो मंदिर है ये ऐहोल में है। बाकी जो मंदिर हैं मैं आपको बताता हूँ कौन कौन मंदिर कहाँ कहाँ हैं। तो ये लाड खान है ऐहोल में, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये पट्टदकल में है, और हुच्ची मलीगुड़ी भी आपका ऐहोल में है, और पापनाथ भी आपका पट्टदकल में। तो पट्टदकल और ऐहोल आस ही पास जगह हैं, 9-10 किलोमीटर की दूरी है दोनों की। तो लाड खान जो टेम्पल है ये आदिल शाही सुल्तान, एक मुस्लिम कमांडर था आदिल शाही सुल्तान, जो इसके अंदर इस मंदिर के अंदर रहा है बहुत दिन तक, और उसी के नाम पे इसको लाड खान बोलने लग गए क्योंकि वो मुस्लिम कमांडर था इसके लिए। जबकि ये जो है ये एक शिव टेम्पल है और इसकी डेट जाती है 5वीं सदी तक, 5th सेंचुरी AD जाती है इसकी डेट। तो ये सबसे पुराना निर्मित मंदिर है लाड खान टेम्पल। और इसके बाद आता है हमारा हुच्ची मलीगुड़ी। हुच्ची मलीगुड़ी भी शिव टेम्पल है। लाड खान जो है ये भी एक शिव टेम्पल है, लेकिन लाड खान के लिए बोला जाता है कि ये शुरुआत में शिव टेम्पल नहीं रहा होगा, शुरुआत में ये वैष्णव टेम्पल होगा, क्योंकि इसके जो शिव की जो मूर्ति और नंदी जो मूर्ति बनी है वो कुछ बात की है। तो ये हो सकता है लाड खान की पहले वैष्णव टेम्पल रहा बाद में शिव। लेकिन हमारा जो हुच्ची मलीगुड़ी है ये एक शिव टेम्पल है, और यहाँ पे हमको गंगा और यमुना की त्रिभंग मुद्रा में हमको स्कल्पचर भी देखने को मिल जाती है। जो कि पापनाथ मंदिर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें आपको द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिक्सचर मिलता है, और इसमें रामायण के भी सीन मिलते हैं हमको। राम रावण का युद्ध है जैसे, और कीरत अर्जुनियम की कहानियाँ जो कि महाभारत से जुड़ी हुई हैं। तो रामायण और महाभारत के इसमें दृश्य मिलते हैं पापनाथ में। तो हमारा सबसे जो अगर इसको सीक्वेंस में लगाएं तो क्या होगा, सबसे पहले लाड खान, उसके बाद हुच्ची मलीगुड़ी, उसके बाद पापनाथ, और आखिरी में आएगा विरूपाक्ष। क्योंकि विरूपाक्ष कब बना है? विरूपाक्ष बना है जब 745
ईस्वी में जब विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों को हरा दिया था, उसके उपलक्ष्य में बनाया गया। तो ये सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से CADB, यानी थर्ड ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से ऐसा शवाधान प्राप्त हुआ है जहां पुरुष का सिर उत्तर की ओर था जबकि महिला का सिर दक्षिण की ओर था? तो ये जो क्वेश्चन है ये बनता है आपका मेसोलिथिक एज से। मेसोलिथिक एज से है। जितनी भी साइट दी हुई हैं, सराय नहर राय, महादहा, चौपानी मांडो और दमदमा, ये सारी की सारी पड़ती हैं यूपी में। और ये जो साइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो हमको इस तरह से शवाधान जो मिला है ये मिलता है हमको दमदमा से। और दमदमा एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से हमको क्या मिला है, एक हाथी दांत की लटकन मिली है। तो हाथी दांत की लटकन मिली है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से मिली है। तो हाथी दांत की लटकन भी हमको दमदमा से मिलती है। सातवां प्रश्न है, पचमढ़ी में रॉक पेंटिंग में हथियारों, युद्ध और अन्य छवियों का विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विश्लेषण खैर बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन बात पूछी जा रही है पहले व्यक्ति कौन थे। फ्रेड फॉसेट, D.H. गॉर्डन, V.S. वकांकर या फिर यशोधर मठपाल? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा D.H. गॉर्डन। D.H. गॉर्डन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पचमढ़ी में इस तरह का विश्लेषण किया। और इनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। इसके अलावा अगर हम बात करें V.S. वकांकर की, तो V.S. वकांकर जुड़े हुए हैं, सबको पता है भीमबेटका से जुड़े हुए हैं। और V.S. वकांकर के साथ साथ जो यशोधर मठपाल हैं ये भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं भीमबेटका की रॉक पेंटिंग से। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है रॉक पेंटिंग। जैसे कि हमको पता है भीमबेटका में बहुत ज़्यादा हमको पेंटिंग्स मिलती हैं रॉक के ऊपर देखने को, जिसको हम पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। तो रॉक पेंटिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं भीमबेटका के। तो इन्होंने बुक जो लिखी है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका। और जो D.H. गॉर्डन है उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। तो कई बार एग्ज़ाम में आपसे बुक्स के नाम भी पूछ लेते हैं और कौन किससे जुड़ा हुआ है ये याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो V.S. वकांकर और यशोधर मठपाल दोनों के दोनों जुड़े हैं भीमबेटका से, जबकि D.H. गॉर्डन जुड़े हैं पचमढ़ी से। और ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी की सारी MP में हैं। पल्लवकालीन मंदिरों की बात कर रहे हैं और इसको कालक्रम में लगाना है। पल्लवकालीन मंदिरों को महाबलीपुरम का शोर मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर, मंडगा पट्टू मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और धर्मराज रथ। तो ये जो मंडगा पट्टू है ये है हमारा फेमस पहला रॉक कट टेम्पल है। रॉक कट टेम्पल जिसको बनाया है किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव राजा है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो खुद को विचित्र चित्त भी बोलता है, महेंद्र वर्मन प्रथम। और ये जो मंदिर है ये त्रिदेव को समर्पित है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो एक साथ रूप है उसको ये समर्पित है मंदिर। इसके बाद हम आते हैं महाबलीपुरम के शोर मंदिर, लेकिन उससे पहले बनता है कौन सा? धर्मराज मंदिर। धर्मराज रथ जो है ये इसके बाद ही बन जाता है। मंडगा पट्टू मंदिर के बाद बनता है धर्मराज रथ और इसके बाद आते हैं महाबलीपुरम के शोर मंदिर पे हम। तो ये जो धर्मराज रथ बना है ये यहाँ पे बहुत सारे रथ मंदिरों का निर्माण होता है और ये भी महाबलीपुरम में है, जबकि महाबलीपुरम में एक शोर मंदिर भी है। तो जो धर्मराज रथ है और जितने भी रथ मंदिर बने हैं ये बनाए हैं नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने। नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने बनाए हैं। और नरसिम्हा वर्मन प्रथम का एक और नाम है जो कि है मम्मल्ला। मम्मल्ल मतलब एक बहुत बड़ा योद्धा, तो मम्मल्ल है। और ये बने हैं 600, क्योंकि इसने राज किया 630 से 680 ईस्वी में, तो ये मंदिर 630 से 680 ईस्वी में होंगे। और महेंद्र वर्मन प्रथम का जो राज्य है वो है 600 से 630, तो ये मंदिर इसके बीच बने होंगे। तो पहला हो गया मंडगा पट्टू मंदिर, दूसरा हो गया धर्मराज रथ और तीसरा आता है महाबलीपुरम का शोर मंदिर। अब ये जो महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है ये बनाया है राजसीमा ने, यानी कि जो नरसिम्हा वर्मन द्वितीय है उसने बनवाया है, जिसको हम राजसीमा भी बोलते हैं। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। मार्को पोलो और बहुत सारे और भी जो यूरोपीय आए, भारत आए, जब उन्होंने यहाँ पे यात्राएं करी तो उन्होंने इस जो साइट है महाबलीपुरम की, इसको 7 पैगोडास बोला है।
तो अभी हमको यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ एक मंदिर मिलता है, और ये महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। इसके अलावा जो धर्मराज रथ है ये भी एक शिव मंदिर है, लेकिन धर्मराज रथ पूरी तरह से बना नहीं है, और इसमें शिव के साथ साथ बहुत से वैष्णववाद के मंदिर और प्रतिमाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि जो शिवलिंग है महाबलीपुरम में ये मिलता है हमको ब्लैक बेसॉल्ट स्टोन का, जबकि पूरा का पूरा जो मंदिर है वो ग्रेनाइट से बना है। तो कई बार आपसे मटेरियल भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आखिरी में आते हैं कांची के अपने कैलाशनाथ मंदिर में, जो कि कैलाशनाथ का जो मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्र हमको कैलाशनाथ मंदिर के अलावा हमको मिलते हैं अजंता से भी मिलते हैं देखने को। इसके अलावा और भी एक मंदिर है जिसका नाम है वैकुंठ पेरुमल मंदिर, और ये भी नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने ही बनवाया था, लेकिन जो वैकुंठ पेरुमल मंदिर है उसको कंप्लीट किया है महेंद्र वर्मन तृतीय ने। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। और ये जो कैलाशनाथ मंदिर है इसके नाम से एक मंदिर और है, लेकिन वो कहाँ पे है, वो है एलोरा में। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया हुआ, जबकि कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लवों के द्वारा बनाया हुआ है। तो अब इसको अगर हम सीक्वेंस में लगाना चाहें तो मंडगा पट्टू मंदिर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि वो महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। फिर धर्मराज मंदिर आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा महाबलीपुरम का शोर मंदिर, और फिर आएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन सी। ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। और ये जो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है इसी को ध्यान में रख के या इससे शायद प्रेरणा लेके राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर को बनाया है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि इसका जो विमान आप देख रहे होंगे और इसका विमान, और अगर बृहदेश्वर मंदिर का विमान देखें तो लगभग शेप देखने में एक जैसा ही दिखता है, और इसकी पूरी संरचना जो हुई है बृहदेश्वर मंदिर की वो एकदम इससे मिलती जुलती है, जिसका नाम है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। अशोक के शिलालेख संख्या 12 में उसके किस किस अधिकारी के बारे में जानकारी मिलती है? धर्म महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, राजुक या प्रदेशिका? तो अशोक के समय में जो जानकारी मिल रही है, इसके अलावा हमको जानकारी जो मिलती है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी मिलती है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हमको मेगास्थनीज भी बताता है, जैसे राजुक है, प्रदेशिका है, इसके बारे में मेगास्थनीज भी बताता है, और हमको कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है वो हमसे ये कर रहा है कि शिलालेख संख्या 12 में हमको किस किस जानकारी अधिकारियों की मिलती है। तो 12 में हमको केवल धर्म महामात्र और स्त्री अध्यक्ष महामात्र की जानकारी मिलती है। और इनका काम क्या था ये मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने अशोक के बारे में डिस्कस किया था एक लेक्चर में, और उसके हमने जब अभिलेख पढ़े थे तो उसमें मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। क्योंकि अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री, अगर मैं कहूँ नॉट ओनली इन इंडियन हिस्ट्री बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एक ऐसा पहला रूलर है जिसने वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट की है, नॉट ओनली फॉर मेल्स बट ऑल्सो फॉर फीमेल्स, वेलफेयर सोसाइटी फॉर फीमेल्स। तो उस ज़माने में ऐसा पहला शासक है जिसके हम बारे में सुनते हैं, उसने स्त्री अध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति करी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। 10वां प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस स्थल पर सजावटी मोती बनाने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं चिंतामणु गावी, खापरखेड़ा, भीमबेटका और पाटने। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि जो ये स्थल दिए हैं ये हैं कहाँ स्थित। पाटने जो है ये है हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और पाटने के बारे में हम सबने सुना है कि यहाँ से हमको ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं, जो एग है, शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उनके छिलकों का उपयोग किया जाता था सजावटी मोती बनाने के लिए। इसके अलावा भीमबेटका हमारा कहाँ पे है? एमपी में है, एमपी के होशंगाबाद ज़िले में है भीमबेटका। खापरखेड़ा ये हमारा कहाँ पे है? ये है अगेन महाराष्ट्र, पाटने से ज़्यादा दूर नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। तो भीमबेटका, पाटने और खापरखेड़ा ये 3 स्थल हैं जहाँ से हमको ऐसा मिलता है। और जो चौथा स्थल है चिंतामणि गावी, ये है आंध्र प्रदेश में, लेकिन यहाँ से हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, एविडेंस नहीं मिलते कि शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग किया गया हो। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो खापरखेड़ा, भीमबेटका और पाटने हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल पर चित्रण में जुताई करने वाले किसानों के चित्र देखे जाते हैं। कहाँ कहाँ देखे जाते हैं ये पूछ रहा है हमसे। कुपगल, भीमबेटका, चतुर्भुज नाथ नला और लखाजोर। तो ये हमको मिलते हैं 2 जगह से, एक है चतुर्भुज नाथ नला और दूसरा है लखाजोर। इन 2 जगह से हमको इस तरह के चित्रण मिलते हैं, पत्थरों पे, स्टोन पे इस तरह से चित्र बनाए गए हैं कि किसान जो है
वो खेती कर रहे हैं। अब ये जो स्थल हैं ये हैं आपके मीज़ोलिथिक एज के हैं, जबकि जो खेती की शुरुआत होती है वो नियोलिथिक एज से मानी जाती है। तो इसलिए ये माना गया है कि जो मीज़ोलिथिक एज के अंत में या तो बने होंगे या हो सकता है यहाँ पे मीज़ोलिथिक से लेके नियोलिथिक तक का हमको विवरण देखने को मिलता है। दूसरा भीमबेटका हमको पता है एमपी में है। कुबगल जो है ये है कर्नाटक में है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहाँ पे कुबगल है। और इसके अलावा हमारा जो चतुर्भुज नाथ नला है ये भी एमपी में है, एमपी के मंदसौर ज़िले में है ये। और लखाजोर जो है ये भी एमपी में है। और लखाजोर में हमको इसके अलावा डांसिंग सीन भी मिलते हैं। हालांकि डांसिंग सीन हमको और भी बहुत जगह मिले, भीमबेटका में भी मिलते हैं डांसिंग सीन्स, जिनको पत्थरों के ऊपर जिनको पेंटिंग जिनकी बनाई गई है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी और डी। इनमें से कौन सा अभिलेख विष्णु के वराह अवतार को दर्शाता है? हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख, अशोक का रुमिनदई अभिलेख, कुमारगुप्त का कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख और तोरमान का एरन अभिलेख। तो ये दर्शाता है किस पे है? जो मैंने आपको दिखाया, ये फोटो में आपको दिख पा रहा होगा, ये एक वराह अवतार की मूर्ति है। वराह मतलब सुअर के वेश में विष्णु जी होते हैं और वो भूदेवी को समुद्र से निकालने की कोशिश करते हैं और समुद्र से उनको गोता मार के निकाल के डूबने से बचा लेते हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में और हिंदू मैथोलॉजी में दिया हुआ है। अब ये जो इसके गर्दन है, जहाँ पे एरो मार्क मैंने दिखा रखा है रेड कलर का, ये जो गर्दन है यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है हमको। और ये अभिलेख जो है ये तोरमाण का एरण अभिलेख है। और ये तोरमाण का जो एरण अभिलेख है वो हमको मिलता है और ये दर्शा रहा है, क्योंकि वराह अवतार के ऊपर ही बना हुआ है, इसलिए हमको इसको कह सकते हैं कि ये जो मूर्ति है इसकी गर्दन पे जो खुदा हुआ लेख है ये विष्णु के वराह अवतार को दर्शा रहा है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको धीरे धीरे एक एक करके। जो हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख है, जैसे पहले भी आपको बताया, भागवत धर्म से जुड़ा है, वैष्णविज्म से जुड़ा है। हालांकि वैष्णविज्म से जुड़ा है, लेकिन इसीलिए क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता था, क्योंकि वैष्णविज्म से जुड़ा है तो लोग सोचेंगे शायद वहाँ पे वराह अवतार दर्शाया गया हो, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है, वो एक गरुड़ पिलर है, वो एक गरुड़ स्तंभ है। इसके अलावा अशोक का जो रुमिनदई अभिलेख है ये जुड़ा है बुद्धिज़्म से, और ये इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि बुद्धिज़्म से जुड़ा है। और इसमें हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर की, कि किस तरह से उसने निगलवा सागर जाके रुमिनदई में स्तंभ गड़वाया और वहाँ पे जनता को कर से मुक्त किया। इसके अलावा जो कुमारगुप्त का कर्मदंड प्रस्तर अभिलेख है ये शैविज्म से है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। कुमारगुप्त जो है वो शैविस्ट थे, शिव के उपासक थे, तो ये शैविज्म से जुड़ा है। अब ये जो तोरमान है ये कौन है? ये एक हून शासक हैं। और जो एरन का अभिलेख है ये है लिखा हुआ 8 लाइन है, टोटल कुल 8 लाइन है। भाषा पूछी जाती है आपसे कई बार, तो इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत, लेकिन जो इसकी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि है, भाषा संस्कृत है। 11 फीट की ये मूर्ति है पूरी, और इसकी गर्दन पे ये शिलालेख खुदा है, जो कि मालवा पर शासक करने का नाम बताता है कि मालवा में इस समय कौन शासन कर रहा है, तो वो तोरमाण कर रहा है। और शिलालेख कोई तारीख नहीं देता, इससे हमको कोई तारीख नहीं मिलती शिलालेख से, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जो तोरमाण है वो पृथ्वी पर शासन कर रहा है तो वो किस तारीख को कर रहा है। लेकिन जो इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी, RK मुखर्जी, उनका ऐसा मानना है कि जो शिलालेख है वो 510 ईस्वी के बाद का होगा या तो, और 513 ईस्वी के पहले का। उन्होंने रीज़न ये दिया है क्योंकि जो गुप्ता रूलर था उस समय वो था भानुगुप्त, और उसका स्थानीय प्रमुख था गोपराज। इन्होंने तोरमाण के आक्रमण के बाद मालवा क्षेत्र को खो दिया था, तो मालवा क्षेत्र पे जो अधिकार तोरमाण करता है वो 510 ईस्वी के बाद ही करेगा। और 513 ईस्वी में तोरमाण की खुद की मृत्यु हो जाती है, जब वो पूर्व में अभियान करता है और भारत को जीतने की कोशिश करता है। तो तोरमाण है ये क्या है? एक विदेशी है, एक हूण है। और हमें पता है जब गुप्ता साम्राज्य जो है, जब गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर जाता है तो हूणों का आक्रमण बहुत बढ़ने लगता है, और ये आक्रमण कुमारगुप्त के समय में भी होते हैं, और आगे चल के स्कंदगुप्त के समय में बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और आखिरी में जो शासक है भानुगुप्त उसके समय में तोरमाण अधिकार ही कर लेता है, मालवा तक पहुँच जाता है, मध्य प्रदेश तक पहुँच जाता है। 13वां प्रश्न है मंदिरों को उनके स्थान से मिलाएं। एक तरफ मंदिर दिए हुए हैं और वो किस स्थान पे हैं पूछा जा रहा है, तो पद्मनाभा मंदिर, श्रीरंगम, वैकुंठ पेरुमल, विट्ठल स्वामी। दूसरी तरफ दिया है आपको हम्पी, कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम और विजयनगरम। तो पद्मनाभा
स्वामी जो मंदिर है ये सबसे पहले जान लेते हैं कहाँ पे। ये है तिरुवनंतपुरम में, और ये मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर है। यहाँ पे अनंतशयी विष्णु की आपको मूर्ति मिलती है, और अनंतशयी विष्णु शेषनाग पे हैं। और इसको, ये जो जगह है तिरुवनंतपुरम, ये एक मलयालम का शब्द है। इसको अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है सिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और ये चेर स्टाइल में बना है, चेर किंग ने बनवाया है, चेर स्टाइल में बना है। इसके बाद श्रीरंगम जो है ये आता है विजयनगरम में। विट्ठल वैकुंठ पेरुमल, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको, कांचीपुरम में है, नरसिम्हा द्वितीय ने बनवाया था 8वीं सदी में। विट्ठल स्वामी टेम्पल है हम्पी में। विट्ठल स्वामी वही टेम्पल है जो कि प्रसिद्ध है अपने स्टोन चैरियट के लिए, और स्टोन चैरियट के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ इसमें म्यूज़िकल पिलर्स भी हैं। मतलब कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिनको अगर आप टैप करेंगे तो उसमें से म्यूज़िक बजेगा। और इसको बनवाया है देवराय द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने बनवाया है, 15वीं सदी में बनवाया था। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो इसके अंदर जो पूरा हॉल है, एक असेंबली हॉल है, वहाँ पे कुछ 64 पिलर्स हैं जिसको अगर आप टैप करें तो म्यूज़िक नहीं लेगा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे पिलर नष्ट हो चुके हैं, और अभी कुछ 16 पिलर्स ऐसे हैं जिनको टैप करने पे आज भी म्यूज़िक निकलता है। और इसको ASI ने संरक्षण में ले रखा है, और उस असेंबली के अंदर जाना अभी आम आदमी के लिए अलाउड नहीं है, आम आदमी नहीं जा सकते। बट अगर किसी को रिसर्च करनी है तो उसके लिए अलाउ किया हुआ है। तो अंदर आप जाके उसमें देखेंगे तो वहाँ पे म्यूज़िक बजता है। और जो असेंबली हॉल है उसके जो पिलर्स हैं वो कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि जो पिलर्स हैं वो साइड में हैं। और वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि कृष्णदेव राय जब थ्रोन पे बैठता था तो जो उसकी रानियाँ थी, 2 रानियाँ थी, तिरुमला और दूसरी जो रानी थी, जबकि जो दूसरी रानी थी वो दरबारी नर्तकी भी थी। तो जब वो डांस वहाँ पे करती थी तो वहाँ पे जो पिलर्स हैं उनको टैप करके जो दरबारी थे वो म्यूज़िक निकालते थे, और उन दरबारियों की आंखों में काली पट्टी भी बंधी होती थी जिससे कि वो जो दरबारी नर्तकी है या जो रानी है उसके नाच को ना देख सकें, केवल वो म्यूज़िक बजा सकें। 14वां प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख या स्तंभ लेख धर्म महामात्रों के कर्तव्यों के विषय में सूचना देते हैं। अब इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि कौन से शिलालेख में मतलब 12वें शिलालेख में हमको कौन कौन से अधिकारियों को नाम मिलते हैं। तो एक धर्म महामात्र था और एक स्त्री अध्यक्ष महामात्र था। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शिलालेख हैं या कौन से ऐसे उसके स्तंभ लेख हैं जिसमें हमको धर्म महामात्रों के कर्तव्यों के विषय में सूचना मिलती है। तो वृहत शिलालेख 5, वृहत शिलालेख 6, स्तंभ लेख 5 या स्तंभ लेख 7। तो इसकी जो सूचना हमको मिलती है वो मिलती है वृहत शिलालेख 5 से और स्तंभ लेख 7 से। धर्म महामात्रों के क्या कार्य हैं उसके बारे में इससे सूचना मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और डी। 15वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, और ये प्रश्न आपको अभी तक जितने प्रश्न थे उसी का निचोड़ है पूरा, और समझ में आ जाएगा आपने कितना ध्यान से देखा है। तो इस प्रश्न का आप आंसर जो है बहुत ईजिली दे देंगे। प्रारंभिक चालुक्य मंदिर वास्तुकला के उदाहरण निम्नलिखित स्थान पर पाए गए हैं: एलोरा, ममल्लापुरम, पट्टदकल, ऐहोल। तो आपको मैंने बताया था लेक्चर में बीच में भी कि एलोरा जो है वो किसके लिए है, वो राष्ट्रकूटों का है। तो ये तो पहले ही हमारा ऑप्शन से बाहर हो गया, राष्ट्रकूट। इसके बाद हमने ममल्लापुरम की भी बात की थी, यानी कि महाबलीपुरम जिसको बोलते हैं। और ये महाबलीपुरम किसके लिए, शोर टेम्पल जहाँ पे आपको मिले थे, रथ टेम्पल मिले थे, तो ये किसके थे, ये पल्लवास के थे। अब बच गया हमारा पट्टदकल और ऐहोल। तो पट्टदकल और ऐहोल जो हैं ये दोनों के दोनों हमारे प्रारंभिक चालुक्य मंदिर हैं। ऐहोल में हमको जैन मंदिर मिलता है जिसका नाम है, जिसको रवि कीर्ति ने बनवाया था, और उसके ऊपर हमको एक प्रशस्ति भी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की। तो ये एक तो हो गया, दूसरा पट्टदकल हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। अब हम देख लेते हैं कि करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इसकी एक फ़ोटो है, ये पट्टदकल है, दिस इज पट्टदकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसमें एक टेम्पल नहीं है, इसमें बहुत सारे टेम्पल हैं, और इसी में आपका फेमस विरूपाक्ष मंदिर है जो कि लोक महादेवी ने बनवाया था। यहीं पे हमारा स्तंभ लेख है जो कि कीर्तिवर्मन का है। यहीं पे हमारी मल्लिकार्जुन टेम्पल है जो कि त्रैलोक्य महादेवी ने बनवाया था। यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत मंदिर हैं जिनका नाम है, जैसे जम्बूलिंग है, गलगानाथ है, कड़ा सिद्धेश्वर है, काशी विश्वनाथ है। इस तरह से इसमें कुछ 7 मंदिर हैं टोटल। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि पट्टदकल है, और ये बादामी से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा ऐहोल, ये ऐहोल का कॉम्प्लेक्स है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और ये पट्टदकल से कुछ 9 किलोमीटर दूर है। और इसमें आपको बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, जैसे लाड खान मंदिर मैंने एक बताया था, तो यहाँ पे एक लाड खान मंदिर है। लाड खान मंदिर के अलावा यहाँ पे एक दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर बीच में दिख पा रहा होगा। हालांकि ये देवी दुर्गा को समर्पित नहीं है, क्योंकि ये दुर्ग की तरह बनाया गया था, इसलिए इसका नाम दुर्गा मंदिर पड़ गया। और इसके अंदर हमको वराह की मूर्ति भी मिलती है, स्कल्पचर मिलते हैं वराह के।
इसके अलावा यहाँ पे इसी के पास थोड़ी सी दूरी पे जाके एक रावण फाड़ी है, जिसको रावण की गुफा बोलते हैं, रावण फाड़ी बोलते हैं। और वहाँ पे हमको बहुत सारे दृश्य मिलते हैं, महिषासुर मर्दनी का दृश्य मिलता है हमको, वहाँ पे हमको रावण अनुग्रह के दृश्य मिलते हैं। तो इस तरह से जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये चालुक्य कैपिटल के पास था और चालुक्यों ने ही यहाँ पे पूरा निर्माण कराया है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लेक्चर के लिए मैं फिर से दोबारा कोशिश करूँगा लाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।